अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर 6 फ्लूइड स्टैटिक्स था। तो अब इस वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं उसमें क्या बात हो रही है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव ऑन करने से पहले एक बात तो याद रखिएगा, आपको थ्योरी इस चैप्टर की क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर थ्योरी क्लियर होगी, फार्मूलाज का आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा, जब आप न्यूमेरिकल्स की स्ट्रेटेजी को समझ सकेंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो, क्वेश्चन 1 में क्या बात हो रही है। इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड। अच्छा देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना वो पास्कल लॉ की सेकंड एप्लीकेशन से लिंक है, जो हमने वीडियो में कवर भी किया था, है ना। ठीक है, हमने देखा था कि कैसे एक साइड पे हम देखो, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं उसको यहाँ पे पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन उसको देख लिएगा, ठीक है। ये एक यूट्यूब होती थी जिसके अंदर एक अदद स्टैटिक फ्लूइड होता था हमारे पास। ये वाली साइड के एरिया को हम A1 बोलते थे, जो हम छोटा रखते थे एज़ कम्पेयर टू एरिया नंबर A2। हम बोलते थे A2 एरिया ग्रेटर देन होता है A1 से, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स लगती थी F1, है ना, छोटी फोर्स लगाते थे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमारे पास F2 जो प्रोड्यूस होती थी वो ग्रेटर होती थी, है ना। और ये कैसे हो रहा होता था, ये सब हमने देखा था अच्छे से, ये इसकी थ्योरी कवर करते हुए। अच्छा अब देखो बोल क्या रहा है, इन अ हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू अ पिस्टन। भाई वो बोल रहा है कि फोर्स जो मैंने अप्लाई की है, अप्लाई करने वाली फोर्स कहाँ से होती थी, यहाँ से अप्लाई करते थे ना। F1 क्या गिवन है मुझे, भाई बोल रहा है फोर्स जो अप्लाई की है भाई वो 20 न्यूटन है, ठीक है भाई। बोल रहा है इज़ अप्लाइड टू अ पिस्टन ऑफ एरिया। एरिया जिस पिस्टन के ऊपर अप्लाई हुई है उसका एरिया है 0.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द एरिया ऑफ अदर पिस्टन इज 2.0। A2 जो हमें गिवन है वो 2.0 है। अब देखो, हमने ये उस वक्त भी देखा था कि जो A2 था ना एरिया मेरा, उसको हम A1 के मुकाबले में बड़ा रख रहे होते थे, और क्यों रख रहे होते थे, कैसे रख रहे होते थे, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब बोल कर रहा है व्हाट इज़ द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पे जब ऑब्वियसली फोर्स लगी है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट हुआ होगा, है ना। प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा था, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पे भाई देखो, यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड है, ये रहा, ये रहा, ना ये रहा, पूरा स्टैटिक फ्लूइड है। यहाँ पे फ्लूइड के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी, पर यूनिट एरिया के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी, तो क्या हुआ है, प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है, जब भी तो यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, यहाँ तक ट्रांसमिट हुआ है। तो बोल रहा है यहाँ पे लगने वाला, मुझे पार्ट ए में पूछ रहा है कि मुझे प्रेशर बता दो यहाँ पे लगने वाला। अच्छा भाई, और पार्ट बी में बोल रहा है मुझे फोर्स बता दो दूसरे वाले पिस्टन के ऊपर। देखो यहाँ पे कोई ना कोई पिस्टन लगा हुआ होता है, ये मैंने बताया था पास्कल लॉ की एप्लीकेशन 2 में बताया था, जिसकी वजह से जब कोई कार वगैरह ख़राब हो जाती है ना, वो ऊपर की तरफ आपने देखा होगा लिफ्ट हो जाती है। ये उसकी बात कर रहे हैं, उस फोर्स, वो फोर्स बताओ जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर मूव कर जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो, थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो न्यूमेरिकल करने में ऑब्वियसली मसला आएगा, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपको थ्योरी इसकी क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, पार्ट ए में क्या बोल रहा है, मुझे प्रेशर बताओ इस साइड पे। प्रेशर के लिए क्या मसला है, निकाल लो, F1 डिवाइडेड बाय A1 से, ठीक है। F1 क्या है भाई हमारे पास 20 न्यूटन है ना, और A1 एरिया क्या है मेरे पास 0.20। डिवाइड कर दो तो भाई आंसर आ जाएगा आपके पास 100 पास्कल का। इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा, 100 पास्कल आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया पार्ट नंबर ए हमारे पास, सही है। अब आओ पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मुझे F2 फोर्स निकाल के दिखा दो। भाई मुझे क्या बोल रहा है, फोर्स F2 निकाल दो। अच्छा, जब पास्कल लॉ की एप्लीकेशन 2 पढ़ाई थी उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कॉन्सेप्ट दिया था, मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको हम A2/A1 बोल रहे थे, है ना। और A2/A1 बराबर किसके था, F2/F1। ये सब हमने पिछले उसमें कवर किया था, थ्योरी पढ़ते हुए ही ये सब देख लिया था हमने, सही है। अब देखो F2 के लिए अरेंज कर लो कि ये क्या आता है, ये मैकेनिकल एडवांटेज। सब कुछ लाजमी पिछले वाला जो थ्योरी वाला लेक्चर है वो क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर होगा तो ये इंशाल्लाह सब समझ आएगा, ठीक है। वैल्यूज़ रख दो, सिंपल ही गिवन है सारी। A2 क्या है मेरे पास 2.0 भाई, A1 क्या है मेरे पास भाई 0.20, F1 क्या है मेरे पास F1 क्या, हाँ ये 20 न्यूटन। कैलकुलेट कर लें, F2 आ जाएगी आपके पास, जो समहाउ आ रही हो 200 न्यूटन मेरे पास F2 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मेक श्योर इसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए बेटा, थ्योरी क्लियर होगी आप फॉर्मूलाज ईजिली पिक कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में मुझे क्या बोल रहा है, द प्रेशर इन अ वाटर पाइप। एक वाटर पाइप के अंदर प्रेशर है पानी का 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, और वो जो वाटर पाइप है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड में है, ठीक है। ये देखो, अब डेटा बनाओ सबसे पहले तो
प्रेशर क्या बोल रहा है, P1 क्या है मेरे पास, P1 प्रेशर ग्राउंड लेवल पे है 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल, ठीक है। अच्छा, अब उससे बोल रहा है, ये देखो ये मेरे पास समझो ये ग्राउंड लेवल है, ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है। इससे बोल रहा है 3 मंजिला ऊपर, थ्री फ्लोर्स अप द प्रेशर जो है 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है भाई, 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है, ठीक है। P2 मुझे क्या बोल रहा है, 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द हाइट बिटवीन द ग्राउंड फ्लोर एंड द थर्ड फ्लोर। अब वो बोल रहा है जो थर्ड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है ना, इनके दरमियान हाइट कितनी है मुझे ये निकाल के बता दो, सही है। और जो पानी है ना, पाइप के अंदर पानी है, उसकी जो डेंसिटी है वो वैसे ही पता होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, वैसे भी ना भी गिवन हो तो याद होनी चाहिए यार, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोल रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे जो भी पानी का पाइप है, वो उस पानी के पाइप में जो प्रेशर है वो 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल है, क्या है, 4 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। और P2 जो इससे 3 मंजिला ऊपर पानी का प्रेशर है वो है 2 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। अच्छा, ये प्रेशर के टॉपिक में ना स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि जो ग्राउंड पे जैसे जैसे हम हाइट से नीचे आते जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, और टॉप पे जाते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होता है। टॉप पे प्रेशर कम था और नीचे ज़्यादा था, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब ये पिछला लेक्चर आपको इसमें फिर वही क्लियर होना चाहिए, वो होगा तो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो था डेल्टा P बराबर है रॉ जी एच के। रॉ मेरे पास क्या था, डेंसिटी थी, फ्लूइड डेंसिटी थी, सिर्फ यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं आएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है। अब वो डेंसिटी किसी भी चीज़ की हो सकती है भाई, यहाँ पे मरकरी होता तो मरकरी की आ जाती भाई, कुछ भी हो सकती है, अभी वाटर की मतलब तो वाटर की आ गई ना। अब हमें सबसे क्या निकालनी है, हमें तो हाइट चाहिए हमें, लेकिन अब यहाँ पे हमें प्रेशर कैसे आएगा, हमें क्या चाहिए, हम हाइट कैसे निकालेंगे इन दो जगहों के दरमियान की, वो हम तब निकाल सकते हैं जो हमें इस जगह और इस जगह के दरमियान का प्रेशर डिफरेंस पता चल रहा है। देखो यहाँ पे प्रेशर कुछ है 4 एक्सपोनेंट 5 है, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 5 है। जब तक मुझे इन दोनों की जगहों के दरमियान का प्रेशर का फ़र्क नहीं पता चलेगा, मुझे पूरी हाइट कैसे पता चलेगी, है ना, कॉमन सेंस की बात है। तो सबसे पहले हम डेल्टा P निकालेंगे, यानी कि चेंज कैसे निकालते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है मेरे पास, सॉरी बड़ी में से छोटा माइनस करेंगे, डेल्टा P क्या है, P1 माइनस P2। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जब भी हम चेंज निकालते हैं ना तो उसके लिए आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं हम, जैसे डेल्टा T निकालते हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर जब निकालते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, T2 माइनस T1 कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखा करें कि अगर तो T2 ज़्यादा है और T1 कम है तो हमेशा ना छोटे में से बड़ा माइनस होता है, छोटे में से बड़ा माइनस होता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ गलती कर दी, लेकिन इस चीज़ को ज़रा देख लीजिएगा। डेल्टा P बराबर होगा P1 माइनस P2 के, ठीक है, छोटे में से बड़ा निकलेगा, वरना तो आंसर तो नेगेटिव में आ जाएगा ना। प्रेशर नेगेटिव में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है भाई। अच्छा, मेरे पास P1 क्या है, 4 एक्सपोनेंट 5 है भाई, माइनस कर दो उसमें से 2 एक्सपोनेंट 5, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल 2 एक्सपोनेंट 5 ही आ जाएगा, 4 माइनस 2 एक्सपोनेंट ऐसे ही आ जाएगा, है ना, पास्कल। ये मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों ग्राउंड लेवल और हाइट लेवल के दरमियान का प्रेशर डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब मेरे पास डेल्टा P आ गया, तो अब मैं H निकाल सकती हूँ ना, अब मैं हाइट निकाल सकती हूँ ना, अब तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मेरे पास नहीं है मसले वाली बात, तो अब निकाल लो, आ जाओ। रॉ जी एच, H किसके बराबर होगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय रॉ मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। डेल्टा P क्या निकाला भाई मैंने, 2 एक्सपोनेंट 5 निकाला। डेंसिटी क्या है पानी की मेरे पास, 1000 होती है भाई, याद रखना। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डालो कैलकुलेटर में निकाल लो, सिंपल। तो हाइट आ गई मेरे पास 20.4 मीटर, 20.4 मीटर ग्राउंड लेवल से लेके, इसका मतलब जो 3 फीट ऊपर फ्लोर था इसकी हाइट क्या आती, 20.4 मीटर, ठीक है बेटा ये बात याद रखना कि न्यूमेरिकल्स को करने से पहले ना थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ना क्वेश्चन को देख के ना फ़ौरन आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए, वो उस वक्त आएगा जब आपको थ्योरी क्लियर होगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 से ही लिंक्ड है भाई, ठीक है। उसमें क्या बोला हुआ है, द स्मॉल पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ एन एरिया ऑफ 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहा है जो हाइड्रोलिक प्रेस है मेरे पास उसके अंदर जो छोटा वाला एरिया है, छोटा वाला जो एरिया है मेरे पास, याद करो क्या बोलते हैं, छोटा वाला एरिया क्या था, A1 को हम बोल रहे होते थे, वो क्या है मेरे पास 10.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज़ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लगा, जो मैंने इस इधर
छोटे पिस्टन के ऊपर जो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई है F1, वो कह रहा है 50 न्यूटन के बराबर है। किसके बराबर है? 50 न्यूटन के इक्वल है। अब वो बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द एरिया ऑफ द लार्जर पिस्टन। बोल रहा है कि लार्जर पिस्टन का एरिया क्या होना चाहिए। फोर्स क्या? हाँ 50 न्यूटन, ठीक है। लार्जर पिस्टन का एरिया क्या होना चाहिए अगर लार्जर पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट होने वाली फोर्स जो है F2, वो मेरे पास बराबर है 4800 न्यूटन के। ठीक है, सवाल समझ आया। अब देखो मुझे निकालना क्या है, A2 निकालना है। मुझे पता है कि मैकेनिकल एडवांटेज वाला जो फॉर्मूला था मेरे पास, जो मैंने पढ़ा था, वो बराबर था A2/A1 के इज़ इक्वल्स टू F2/F1 के, है ना भाई। इधर से मैं A2 निकाल सकती हूँ ना भाई। देखो A1 भी है मुझे गिवन, F2 भी गिवन है, F2 भी गिवन है और F1 भी गिवन है, तो A2 निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे लिए, सही है। A2 इज़ इक्वल्स टू F2 क्या है मेरे पास 4800 डिवाइड बाय F1 क्या है 50। A1 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करो 10.0। ठीक है, अब A2 देखो, कर लो कैलकुलेट। A2 मेरे पास आ गया है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ मुझे पता है, भी दिमाग में क्या आ रहा होगा सेंटीमीटर वाली बात। अब सुनो, देखो यहाँ पे मुझे जो गिवन था ना एरिया, वो गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन था, तो मैं आंसर भी किस में लेके आऊँगी भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आऊँगी। मैं ये नहीं कर सकती भाई कि इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में रख के सॉल्व कर दिया और आंसर मैंने निकाल दिया मीटर स्क्वायर में। नहीं, वो गलत हो जाएगा। नहीं, अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो आप एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में ही निकालेंगे। अगर मीटर स्क्वायर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर में आंसर को लेके आएंगे। सिमिलर क्वांटिटी का सेम यूनिट रखते हुए चलेंगे, ठीक है। अपनी मनमानी नहीं करनी कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर लग दिया, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल दिया, यहाँ मीटर स्क्वायर में, ऐसा नहीं करना बेटा, ठीक है। जो एक क्वांटिटी गिवन है, जैसे एरिया मुझे गिवन था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैंने जो फाइनल एरिया A2 निकालना था वो भी मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालूंगी, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी पास्कल लॉ की एप्लीकेशन नंबर 2 से ही लिंक्ड है। उसके अंदर आप देखो मुझे क्या बोला हुआ है, सबसे हलवा यही न्यूमेरिकल है यार। देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि जो मुझे मैकेनिकल एडवांटेज है वो गिवन है मुझे। अब मैकेनिकल एडवांटेज मैंने बताया था कि क्या था, A2/A1 का जो रेशो आता है वही वो एक होता है यूनिट लेस नंबर होता है वो, और उसी को हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसको मैंने जब इसकी थ्योरी पढ़ाई थी ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से लेके रखना भाई, सही है। अच्छा देखो भाई, मुझे क्या बोल रहे हैं, मैकेनिकल एडवांटेज मुझे गिवन है, वो कितना है भाई? हाइड्रोलिक जैक का मैकेनिकल एडवांटेज 420 है, ठीक है। अब बोला है फाइंड द वेट ऑफ द हैवीएस्ट ऑटोमोबाइल दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 55 न्यूटन। अच्छा अब देखो मुझे क्या बोल रहा है कि जो लगने वाली फ़ोर्स थी वो तो 55 न्यूटन गिवन है। अब बोल रहे हैं मुझे वो वेट निकाल के बताओ जो कि 55 न्यूटन की फ़ोर्स अप्लाई करने के ऊपर लिफ्ट हो जाए। अच्छा अब मुझे पता है कि यहाँ पे जब कोई ना कोई वेट है, जैसे भाई देखो आपकी जब कार वार या कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है ना, तो आप उसको जब मैकेनिक के पास लेके जाते हो तो आपने देखा होगा वो ऊपर की तरफ लिफ्ट किया हुआ होता है। कार जब ख़राब हो जाती है तो आपने देखा होगा एक पिस्टन होता है जिसके ऊपर वो लिफ्ट करके कार कभी कभार सही हो रही होती है। अब खैर मेरी इतनी नॉलेज नहीं है ऑब्वियसली कार के बारे में, लेकिन आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि जो कार ऊपर की तरफ लिफ्ट हुई हुई होती है, वहाँ पे यही है, ये हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल पूरा हो रहा होता है कि एरिया एक तरफ छोटा रखा जाता है, एक तरफ बड़ा रखा जाता है। छोटी फोर्स लगती है जिसकी वजह से बड़ी फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से वो कार ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है। अब जब यहाँ पे कार लिफ्ट होती है तो जो लगने वाली फ़ोर्स होती है ना यहाँ पे F2, वो बराबर हो जाती है वेट के, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, F2 जो होगी सिंपल वो मेरी बराबर हो जाएगी वेट के। तो अब F2 निकाल लो, वो जो F2 आएगा वही वेट के इक्वल होगा। और वेट किसका? वो ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल बोला हुआ है इन्होंने इस चीज़ को, वैसे यहाँ पे जो भी ऊपर लिफ्ट हो रही है, ठीक है, उसको ऑटोमोबाइल बोला हुआ है। वो कार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, A2/A1 बराबर होता है F2/F1 के। भाई कोई मसला ही नहीं है भाई, पूरा फैक्टर गिवन है यहाँ पे 420। मुझे F2 निकालनी है, F1 क्या गिवन है 55, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगी आपकी F2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा ये रहा न्यूटन, ठीक है। अच्छा F2 किसके बराबर है? वेट के। तो जो F2 आई है वही मेरा वेट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मूव ऑन करते हैं, देखते हैं उसमें क्या बात हो रही है।
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आओ। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल से रिलेटेड है। पूरा जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल का, वो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, अ फ्लैट बॉटम रिवर। फ्लैट बॉटम रिवर जो एक रिवर है मेरे पास, जिसका जो बॉटम है वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, ये बोला हुआ है। रिवर बार्ज इज़ 30 फीट वाइड। विड उसकी बार्ज है मेरे पास, जिसकी विड जो है वो 30 फीट है। अब ये बार्ज क्या होती है, जैसे हमारे पास जो पुराने ज़माने में आपने अगर देखा हो तो वो जो शिप्स होती थी ना, जो लकड़ी की होती थी, और जिनके दो दो वो रिवर में जो तैरती है, जिनके इधर दो साइड पे जो चप्पू होते हैं, चप्पू कह लें, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, वो होते हैं, लकड़ी की बनी होती, जो पानी में तैरा करती थी। शिप तो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लग रहा, लेकिन हाँ, बार्ज को हम लोग को वुडन शिप्स जो होती हैं, जिनके चप्पू भी होते हैं दो, वो हैं, ये बार्ज उसको कहते हैं, ठीक है। वो जो बार्ज है वो बोल रहे हैं कि जो उसकी विद है, विद जो है उसकी वो है 30 फीट, 30 फीट, सॉरी यार, जो ये गिवन है मुझे इसकी विड गिवन है। अच्छा, उन्होंने बोला हुआ कि जो बार्ज है ना मेरे पास, ये फ़र्ज़ कर लो मेरे पास बार्ज है, ये पानी में इस वक्त मौजूद है, ठीक है। इसी बार्ज की मुझे जो लंबाई गिवन है ना, लेंथ, वो बोल रहा है कि 85 फीट है, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब बोल रहा है जो बार्ज है ये पानी में डीप पूरी जो है ना, वो है, वो गिवन है इसकी जो डेप्थ गिवन है पूरी, वो गिवन है 15 फीट, 15 फीट डीप है, ठीक है। अब बोला हुआ है पार्ट ए में, हाउ मैनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल इट डिस्प्लेस वाइल द टॉप सेज 1 मीटर अबव द वाटर। अच्छा भाई, पार्ट ए में मुझे मांग रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। अच्छा, अब सुनना, सबसे पहले देखो ये क्या है, पूरा फ्लूइड है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कितना पानी को डिस्प्लेस करेगी, पानी को डिस्प्लेस करेगी। याद है जब आर्किमिडीज में पढ़ाया था कि पूरा अगर वाटर फिल होता है किसी बाल्टी में और मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला तो कोई ना कोई फ्लूइड बाहर आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जब इमर्स हुआ तो कोई ना कोई फ्लूइड का जो वॉल्यूम था वो डिस्प्लेस हुआ, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स बराबर था वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के। जितना सॉलिड इमर्स हुआ था उतना ही फ्लूइड वॉल्यूम का डिस्प्लेस, हाँ, उतना ही फ्लूइड का जो वॉल्यूम था वो डिस्प्लेस हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सुनो, बोला हुआ क्या है कि जो बार्ज है ना मेरी, वो 15 फीट डीप है। मुझे बोला हुआ है कि जो बार्ज है ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी अगर ये जो है 1 मीटर पानी से ऊपर है, ठीक है, ये पानी से 1 मीटर ऊपर है। टोटल डीप जो है ये 15 फीट है, 15 फीट डीप है। अब गौर से सुनो, देखो ये जो है ये पानी से ऊपर कितना मीटर है, ये 1 मीटर पानी से ऊपर है। 1 मीटर मेरे पास बराबर होता है 3 फीट के, 3 फीट के, ठीक है। तो यानी कि पानी से ऊपर कितना, ये 3 फीट पानी से ऊपर है। तो अब पानी से नीचे कितना होगी, 15 में से अगर मैं 15 में से 3 निकाल लूँ तो 12 फीट आ जाएगा मेरे पास। ये जो 12 फीट आया है इसका मतलब ये कि 12 फीट ये नीचे पानी में मौजूद है ना। अब पानी में अगर 12 फीट मौजूद है और 3 फीट बाहर है तो 12 फीट पानी में होने पे ये कितना पानी का जो वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस करेगी, मुझे ये बता दो। ये बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के थ्रू कि जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स होता है वो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के। जितना भी सॉलिड का वॉल्यूम इमर्स होगा पानी में उतना ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उतना ही वो उस सॉलिड की जगह बनाएगा आने के लिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो मेरे पास बार्ज है जो डिप हुई हुई है पानी में, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस आ जाएगा ना। वॉल्यूम मेरे पास बराबर किसके होता है, वॉल्यूम मेरे पास बराबर होता है विद इंटू हाइट इंटू लेंथ के, है ना। देखो विद मेरे पास क्या है, 30 फीट है। देखो फिट में रखते हुए काम करेंगे सारी चीज़ों को। मैंने जो 1 मीटर, अब देखो मेरे पास जो ऊपर जितनी बाहर थी ना उसकी हाइट गिवन थी 1 मीटर, है ना, 1 मीटर गिवन थी। लेकिन मुझे किस में, सब कुछ फिट में गिवन थे सारी क्वान्टिटीज़, तो मैंने उसको 1 मीटर को 3 फीट के बराबर लेके किया। 3 फीट के बराबर क्या मतलब, ये आपको ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए कि 1 मीटर जो बराबर होता है 3 फीट के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा,
ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो हाइट क्या होगी, हाइट मेरे पास होगी 12 फीट। भाई 12 फीट क्यों होगी भाई, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज बराबर है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस के। तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्ज है तो उसके अंदर देखो हाइट कितनी इसकी डूबी हुई है, 12 फीट है। ये देखो 12 फीट डूबी हुई है ना, 12 फीट डूबी हुई है। मैंने क्या बोला है कि 3 फीट बाहर है, 12 फीट पानी के अंदर है। तो पानी में अगर 12 फीट मौजूद है, पानी में 12 फीट मौजूद है, इसकी हाइट है ना, तो वॉल्यूम के अंदर वो 12 फीट काउंट होगा ना। 3 फीट क्यों होगा, 3 फीट तो पानी से बाहर है ना। अच्छा लेंथ क्या गिवन है मुझे, ये 85 गिवन है। कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करने पे आंसर आ रहा है 30600 फीट क्यूब। ठीक है, ये फिट क्यूब में आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम वैसे मीटर क्यूब होता है लेकिन यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ फिट में है तो फिट क्यूब आएगा। ठीक है, अच्छा इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो राउंड ऑफ करने के ऊपर आंसर इसका समहाउ आ रहा होगा। इसको राउंड ऑफ कर लें, 1 2 3 4 3.06 एक्सपोनेंट 4 फीट क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए में मांगा क्या था कि वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बता दो, यानी कि जो भी ये बार्ट जैसी वाटर में एंट्री मारेगी, जैसी पानी के अंदर छपक करके बिल्कुल जाएगी, तो जो ये फ्लूइड को हटाएगी, डिस्प्लेस करेगी, उसका वॉल्यूम बता दो। मुझे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू बात पता थी कि जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का इस सॉलिड का अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बराबर था वो। मैंने क्या किया, सिंपली इसके डूबने का वॉल्यूम निकाल लिया कि कितनी डूबी हुई है, तो जितनी डूबी हुई है उतना ही ये फ्लूइड को हटा रही है। आ गया मेरे पास वो। ठीक है, ये वाला क्लियर है। पार्ट बी देखो अब देखो पार्ट बी में सुनो गौर से बात क्या हो रही है। देखो पार्ट बी में मुझे बोला हुआ है कि व्हाट लोड इन टन्स विल द बार्ज कंटेन अंडर द कंटीजन इफ़ द एम्प्टी बार्ज वेट कंटेन्स 160 टन्स इन ड्राई रॉक। देखो मुझे जो वेट है वो गिवन है ऑलरेडी। ठीक है, बार्ज का जो वेट है मुझे वो गिवन, बोला हुआ है कि अगर बार्ज एम्प्टी है उसका वेट मुझे गिवन है 160 टन्स। ठीक है, ये रहा। और मुझे जो पानी की डेंसिटी है ना, वेट डेंसिटी मुझे यहाँ पे गिवन है। अभी मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ वेट डेंसिटी वाली बात को। वो गिवन है वाटर की 62.4 LB अपॉन फीट क्यूब। देखो ये मेरे पास मेरी बार्ज है। ठीक है, ये पानी में वैसे ही अभी तक मौजूद है, वैसे ही इमर्ज हुई है ना, वही 3 फीट यहाँ थी वगैरह। ठीक है, अब ये देखो फ्लूइड में पूरा डूबी हुई है। ठीक है, अब मुझे बोला हुआ है कि मुझे वो मास कैलकुलेट करके बता। ये अपने ऊपर देखो सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में लाना कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में होता है उसके ऊपर 2 फोर्सेस अमल में आती है। कि कोई ऑब्जेक्ट है फ्लूइड में मौजूद है, 2 फोर्सेस अमल करेंगी। एक होगी अपथ्रस होगी जो ऊपर लगेगी, और एक होगा इसका वेट जो नीचे की तरफ लगेगा। अगर अपथ्रस वेट के बराबर है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में रहेगा। अगर वेट ज़्यादा है अपथ्रस से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। अगर अपथ्रस ज़्यादा है वेट से तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, ये बातें दिमाग में है। अब सुनो, वो बोल रहा है सवाल में कि अगर जो वेट है इसका वो नीचे की तरफ जो डायरेक्ट कर रहा है वो है 160 टन्स में गिवन है। ठीक है, ये भी यूनिट होता है टन्स। ठीक है, अच्छा और अपथ्रस हमें पता है अपथ्रस इसके ऊपर एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। कोई ना कोई अपथ्रस लग रहा है ना, अपथ्रस लग रहा है कोई ना कोई, हमें पता नहीं है अभी वो। अच्छा वो बोल रहा है हम इसके ऊपर कितना वेट प्लेस करें, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वेट प्लेस करें कि ये सिंक ना करे, बैलेंस रहे। अभी हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी बिल्कुल वेट करो, कोई अपने दिमाग में क्वेरी न लाना, आराम से बिल्कुल आराम से रहो। अभी हम लोग इसको अपथ्रस कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वेट वाली बात अच्छे से क्लियर होगी। बिल्कुल अभी बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग, बिल्कुल खाली, सही है, कोई मसले वाली बात नहीं, मैं क्लियर करूँगी बात। ठीक है, देखो अपथ्रस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था। अपथ्रस का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, रॉ इंटू जी इंटू वी। अब बेटा एक गौर से मेरी बात सुनना, एक सेकेंड गौर से मेरी एक बात सुनो। यहाँ पे जो रॉ है वो क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, डेंसिटी मेरे पास भाई होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, हाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुझे गिवन है वो गिवन है वेट डेंसिटी। एक होती है डेंसिटी, एक होती है एक होती है डेंसिटी जो होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और एक होती है वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी कैसे आती है, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। अगर हम मास को, ये एम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एम को अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, केजी को जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास जो फिर क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, मास होता है, जी आ गया मीटर क्यूब।
अगर मास को मैंने g से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे पास वेट पर मीटर क्यूब आता है, उसको हम कहते हैं वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट डेंसिटी कहते हैं। फिर बता देती हूँ, गौर से सुनो, बिल्कुल क्लियर रहो, कोई मसला नहीं है। देखो, एक होती है मेरे पास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम मेरे पास कब आता है? जब लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। जब तीनों मेरे पास 1 1 1 होंगे तो मेरे पास वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होती है? 1 मीटर क्यूब में कितना मास मौजूद है ना। और मेरे पास अगर मैं इसी मास को g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W=mg। मेरे पास क्या आ जाती है? वेट डेंसिटी। क्या आ जाती है? वेट डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मेरे पास वेट मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या गिवन है, ये LB, ये जो LB है ना, ये यूनिट होता है वेट का। ये यूनिट होता है, जो LB यूनिट है ना, ये वेट का यूनिट है। ठीक है, ये जो यूनिट है LB वेट का यूनिट है। FPS सिस्टम की बात हुई हुई है यहाँ पे, देखो जब भी फिट चल रहा है सारा, तो उसका मतलब जो आपको यहाँ पे डेंसिटी गिवन है ना, वो आपको एक फिट क्यूब में 62.4 आपका वेट है, जो कि LB के बराबर है। वेट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड जो मास है आपका अलग चीज़ है। ठीक है, देखो मास क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और फ़र्ज़ करो मतलब कोई और क्रिएचर, कोई इंसान यहाँ पे मौजूद है अर्थ पे। ठीक है, उसका मास फ़र्ज़ कर लो 40 kg है। ठीक है, मास उसका 40 kg, वो अर्थ में मौजूद है। अगर वो चांद पे चला जाएगा तो उसका मास नहीं चेंज होने वाला ना, और उसका मास नहीं चेंज होगा। ये नहीं होगा कि मास कुछ और हो जाए उसका, चांद पे जाके, जुपिटर पे, सैटर्न पे जाके उसका कोई और मास हो जाए। ठीक है, मास नहीं चेंज होता आपका। ठीक है, और जो आपका वेट होता है ना, वेट क्या है? वो कुव्वत है, वो ताकत है जो अर्थ आपके ऊपर लगा रही है ताकि आप नीचे आओ। तो जो वेट है ना आपका, अगर मैं चांद पे चली जाऊँ या कोई इंसान जो है ना जिसका वही वज़न 40 kg था, वो चांद पे चला जाए तो उसका वेट चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जो स्मॉल g है ना, स्मॉल g, उसकी वैल्यू चांद पे कुछ और हो जाती है ना, तो उसका वेट भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो वेट समथिंग अलग है और मास अलग है, दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं। तो ये जो LB यूनिट है ना, ये वेट का यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपको वेट पर फिट क्यूब में आपको डेंसिटी गिवन है। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल मास ऑलरेडी g से मल्टीप्लाई होके गिवन है भाई। यानी ये जो रॉ g वाली पूरी वैल्यू आपको g से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी पूरी जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, सही है, ये मेरे पास गिवन है 62.4 LB अपॉन फिट क्यूब। ठीक है, ये पूरी गिवन है मुझे वैल्यू LB अपॉन फिट क्यूब, यानी कि LB क्या है मेरे पास? वेट है, वेट डेंसिटी मेरे पास क्या है? 62.4 LB पर फिट क्यूब में मुझे गिवन है, यानी कि g की वैल्यू से तो ऑलरेडी मुझे मल्टीप्लाई होके मिली हुई है ये चीज़। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम से। वॉल्यूम कौन सा? अब वो जो इमर्स हुआ हुआ है इसका है ना, इमर्स कितना हुआ था ये निकाला हुआ है ना, ये रहा 3.0 एक्सपोनेंट 4। देखो ये क्या है? ये भी फिट पर क्यूब में गिवन है। ठीक है, अब जो अपथ्रस होती है क्या होती है? खुद एक फोर्स होती है, पढ़ाया था मैंने है ना। फिट पर क्यूब से फिट पर क्यूब खुद ही कैंसिल हो जाएगा। ये यूनिट आपको लिख के ही दिखाने ताकि यूनिट में आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं बता रही हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फैक्टर्स। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बहुत बड़ा सा आ रहा है 1909,440। अब ये क्या आ रहा है? LB में फोर्स का यूनिट और वेट का यूनिट न्यूटन ही होता है ना, और जो FPS सिस्टम होता है उसमें फोर्स का यूनिट LB है तो वेट का यूनिट भी LB होता है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर चीज़ें। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, मुझे जो गिवन है, मुझे क्या है? ये LB में गिवन है। अगर मैं इसको टन्स में लेके जाना चाहूँ, ठीक है, मुझे पता है 1 टन जो बराबर होता है वो होता है 2000 LB के, है ना। अगर मुझे LB से टन्स में जाना है तो मैं इसको पूरे को डिवाइड कर देती हूँ। 1909,440 को 2000 से अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास भाई? 954.72 टन्स के इक्वल आ रहा है मेरे पास अपथ्रस। अच्छा, अब देखो जो अपथ्रस, अब यहाँ देखना आराम से, गौर से, आराम से, बिल्कुल ऐसे सुनो। 954.72 टन्स का अपथ्रस ऊपर लग रहा है, मैंने क्या बताया। और जो वेट है इसका क्या है, ये क्या बैरेज बोला था ना इसको, इसका जो वेट है जो नीचे लग रहा है वो 160 टन्स है। अब देखो मैंने पीछे क्या बताया था, अपथ्रस अगर ज़्यादा होगा वेट से तो फिर ये क्या करेगी? ऊपर निकल जाएगी, फ्लोट कर जाएगी, है ना। अब सवाल में क्या बोला हुआ है कि ऐसा कितना मास ये ऊपर अपने कैरी करे
मेरी जो बैरेज है ना, क्या नाम था इसका, बैर्ज था, बोला था, क्या बोला था, बैरेज है या बार्ज, हाँ बार्ज था ना, बार्ज। ये जो बार्ज है कितना अपने ऊपर मास कैरी करे, कितना इसके ऊपर वेट रखा जाए कि ये अपनी जगह पे रुक ही रहे, ये ऊपर ना निकले, ठीक है। ये बात इसमें बोलेगी। अब देखो हम इसके ऊपर मास कितना प्लेस करेंगे, कितना इसके ऊपर वेट प्लेस करेंगे, वो क्या होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस से आएगा, है ना भाई। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो अप्सरस और वेट बराबर नहीं है, अब अप्सरस ज़्यादा है। सवाल में क्या बोला हुआ है, कितना मास अपने ऊपर, कितना मास अपने ऊपर प्लेस करे कि जो मेरी जो बैरेज है ये रुकी रहे, ऊपर की तरफ ना निकले, ठीक है। तो अब उसको हम कैसे वो कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हम इसको भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास कैरी के लिए, ठीक है। मैं क्या चाह रही हूँ कि भाई ये रुकी रहे, ये ऊपर की तरफ ना जाए। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, अब थ्रस्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर निकलेगी, इसको ऊपर निकलने के लिए मुझे रोकना है। तो क्या करेंगे, एक मास प्लेस कर दिया। अब वो मास कितना प्लेस करेंगे, वो बराबर होगा इन दोनों के डिफरेंस के। इन ऑर्डर टू स्टॉप द बैरेज, फ्लोट करने से इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपथरस है इसमें से निकाल देंगे इसका वेट, ठीक है। अब देखो अपथरस क्या आती है मेरे पास, 954.72 टन्स, ठीक है। और जो नीचे इसका वेट लग रहा है वो है 160, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दिएगा तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 794.72, यानी कि 795, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो सकता है 800 या 805 टन्स के, है ना। क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो उसमें हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये वो मास जो बैरेज के ऊपर हम रखेंगे इन ऑर्डर कि ये रुकी रहे, ऊपर की तरफ ना निकल जाए। अब थ्रस्ट क्योंकि ज़्यादा है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये रुक जाए, ऊपर ना जाए, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा मास रखा, वो मास हमें निकालना था कि वो कितना हम रखेंगे, वो बराबर होगा अब थ्रस्ट और इसके डिफरेंस के, ठीक है। आई होप ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये सुन लें कि जो प्रॉब्लम नंबर इसका प्रॉब्लम नंबर 8 है ना, वो इसी की तरह है जो ये क्वेश्चन 5 है। प्रॉब्लम नंबर 8 ट्राई करिएगा एक दफ़ा खुद से, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। आप लोग से अगर फिर भी ना सॉल्व हो तो मुझे बता दिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 8 बिल्कुल एज इट इज़ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा जैसे मैंने कराया ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम 8 खुद से ट्राई कर लिएगा।